नमस्कार, आप सभी का मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय समाज विज्ञान संकाय के इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी का भी मैं हृदय से आभार करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बोलने का अवसर दिया। कौशल किशोर मिश्रा जी का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है कि इस संकट काल में भी अकादमिक गतिविधियों को उन्होंने चलाने का निरंतर प्रयास किया है। साथियों, आज की चर्चा का विषय है कोविड-19 एवं चीन अमेरिका प्रतिद्वंदिता, जिस पर मैं आज अपने विचार रखूंगा। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण एक अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हमारे सामने आया है, जिसका प्रभाव विश्व के लगभग सभी देशों पर पड़ा है। यहाँ तक कि महाशक्तियाँ भी इसके सामने घुटने टेकती हुई नजर आई हैं। इस पैंडेमिक का वैश्विक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये गंभीर अध्ययन का विषय है। किंतु वर्तमान स्थिति बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड है और मर्क्यूरियल है। जैसे मरकरी या पारा थर्मामीटर में ऊपर या नीचे जाता है और जल्दी जल्दी बदलता है, वैसे ही ये स्थिति है। नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, नई रिसर्चेज आ रही हैं और इसकी वजह से आए दिन हम नई नई बातों को देखते हैं। साथियों, जैसा कि हमने देखा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के विषय पर पहले अमेरिका की तरफ से भारत पर ये दबाव पड़ा कि आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हमें दीजिए, और उसके बाद उन्होंने भारत का धन्यवाद दिया प्राप्त होने के बाद। और उसके कुछ दिन के बाद उनके जो NHI है, नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, जो उनका एपेक्स हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये कहा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का कोई इस्तेमाल कोविड-19 के पेशेंट्स पे नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि वो कोविड-19 से, कोरोना वायरस से बचने के लिए वो निरंतर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपनी इम्यूनिटी का लेवल बढ़ा सकें। तो साथियों, ये बहुत फ्लूइड स्थिति है और ऐसे में एक गंभीर अध्ययन के लिए जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जो रिसर्च फ्रेमवर्क या जो एनालिटिकल फ्रेमवर्क हमारे पास होना चाहिए वो नहीं है। ना ही हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो प्रॉपरली डिटरमिन्ड हैं ताकि हम एक कॉजल रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर सकें। साथियों, एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस से रिलेटेड, वो ये है कि जब हम अलग अलग वेरिएबल्स को लेते हैं या अलग अलग लेवल्स पर हम अपनी एनालिसिस करते हैं, तो इस समय की जो वर्तमान स्थिति है वो इतनी फ्लूइड है, इतनी मर्क्यूरियल है कि किसी भी बात को एक बहुत ही निश्चित रूप से कह पाना संभव नहीं है। इसलिए जो भी मैं फोरसाइट्स आपको दे रहा हूँ उसको इस केविएट के साथ दे रहा हूँ, इस सावधानी के साथ आपको दे रहा हूँ कि अभी बहुत कुछ इस क्षेत्र में अध्ययन किया जाना बाकी है। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि चीन और अमेरिका की प्रतिद्वंदिता पर मैं बात करूं, इसके पहले हम फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस के इंटरनेशनल लेवल को देख लेते हैं कि कोविड-19 का वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या प्रभाव पड़ा। साथियों, इससे संबंधित 4 मॉडल्स हैं जो जिनके ऊपर आजकल चर्चा हो रही है। और पहला मॉडल ये है कि वैश्विक व्यवस्था में कोई भी बदलाव कोविड-19 की वजह से नहीं आएगा। और दूसरा जो मॉडल है वो ये है कि कुछ बदलाव आने की संभावना है। तीसरा कि जो विश्व व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से रूपांतरित हो जाएगी। और चौथा कि एक गैर ध्रुवीयता की स्थिति आ जाएगी जो आजकल भी है, और कोई भी राष्ट्र जो है वो पोलराइज करने की स्थिति में नहीं रहेगा और अपने आसपास अन्य राज्यों को इकट्ठा करके एक नेटवर्क बनाने में या एक पोल तैयार करने की स्थिति में नहीं रहेगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे जिसे कहना चाहिए कि रियलिस्टिक मॉडल लगता है वो ये है कि वैश्विक व्यवस्था में कुछ तो बदलाव होगा, लेकिन किसी बड़े बदलाव की तरफ को नहीं देखा जा सकता। कारण उसका ये है कि जो अधिकांश राष्ट्र हैं उनकी जो सैन्य क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। केवल परिवर्तन आएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति में आएगा, जो कि एक इकोनॉमिक बैकअप प्रोवाइड करते हैं किसी भी वॉर रिलेटेड सिचुएशन से। तो जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म है, इसके ऊपर राष्ट्रों की जो इससे संबंधित जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसके ऊपर निश्चित रूप से प्रभाव देखने में आएगा। तो
कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि वैश्विक व्यवस्था में अंतर तो आएगा, वो क्या अंतर आएगा अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा अंतर आएगा ऐसा मान पाना या ऐसा समझ पाना फिलहाल जो है वो बहुत उचित नहीं है, समय उचित नहीं है या रियलिस्टिक यथार्थवादी नहीं है। देखिए कुछ जो बातें हैं जो इंगित हुई हैं इधर अध्ययनों में वो ये है, जैसा कि आप सभी को एक मौलिक रूप से ज्ञात भी है कि विश्व व्यवस्था में ज़बरदस्त गिरावट आई है और ये गिरावट 1930 के डिप्रेशन के बाद पहली बार इतनी ज़बरदस्त गिरावट आई है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ने ये कहा है कि वर्ल्ड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो निगेटिव में चली जाएगी, जो GDP ग्रोथ है वो निगेटिव में चली जाएगी, और जो अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे USA, UK, फ्रांस, इंडिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रशिया, ये सभी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं ये माइनस में, निगेटिव में जाकर के इनका ग्रोथ रेट जो है हो जाएगा। और एक जो और महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर आजकल इधर चर्चा हो रही है वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स आर आल्सो वेरी बैडली इफेक्टेड, और इसमें जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी डिवेस्टेट कर गया है, और ऐसा लग रहा है कि जो कार्गो ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो पेटेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, वो अभी भी वेस्टर्न वर्ल्ड के पास है और इसके इस पेंडेमिक के बाद भी वो वेस्टर्न वर्ल्ड के पास ही रहेगी। तो ऐसी स्थिति में विश्व का जो शक्ति विन्यास है उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा ऐसा प्रतीत नहीं होता। जैसा आप लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है देखने में तो ऐसा लगता है कि सभी राष्ट्रों को समान दर्जा प्राप्त है, लेकिन जिसके पास टेक्नोलॉजी होती है, एसिमेट्रिकल है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसके पास टेक्नोलॉजी होती है वही डोमिनेट करता है, और जो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, बेसिक जो नॉलेज है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस हैं, ये सारे के सारे आज भी वेस्ट के ही पास हैं। तो ऐसा लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि कहते हैं आज भी कि एशियन सेंचुरी है, लेकिन उसके बाद भी टेक्नोलॉजिकल जो एरियाज़ हैं उनमें जो डोमिनेशन है वो वेस्ट का बना हुआ है। अब जब हम लोग चाइना की बात करते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा ये व्याख्यान है ये US चाइना रिलेशंस पर ही है, तो जब हम लोग चाइना की बात करते हैं तो आज के समय में चाइना एक बहुत बड़ी रेपुटेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस को फेस कर रहा है। यानी चाइना की जो रेपुटेशन है वो एट स्टेक है, वो एक दांव पर लगी हुई है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा चाइना के साथ हो रहा है, चाइना के साथ ऐसा हमेशा से होता आया है। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उससे इफेक्ट हो गई है, लाखों लोग मारे गए हैं, इकॉनमी जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। तो ये एक मेजर रेपुटेशन का क्राइसिस है। इससे पहले भी वो फेस करते रहे हैं इस चीज़ को। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने खुल करके कहा कि ये एक वुहान वायरस है, वुहान की ये माइक्रोबायल फेलियर है वुहान में, और वहाँ की जो लेबोरेटरी है वहाँ से ये जनरेट हुआ है, आर्टिफिशियल है, ये अब अलग अलग तरह से पूरी दुनिया में म्यूटेट कर रहा है। तो ज़्यादातर दुनिया के देश जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि ये जो है ये वुहान के लैब से निकला हुआ वायरस है, जानबूझ के निकला या एक्सीडेंटली निकला, ये एक बात के इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन और इस बात को भी अधिकांश देश अब ये मानते हैं कि चीन ने ये सूचना देने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बहुत बड़ी देरी की, और उस देरी की वजह से बहुत सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो चाइना से यूरोप में और अन्य देशों में गई, और उससे बड़े पैमाने पर जो लोग थे वो यूरोप में और अमेरिका में ये जो वायरस है ये फैलता चला गया। चीन के साथ जो चीन का जो राइज़ है वो हमेशा से सस्पिशियसली इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखा गया। मैंने पहले भी कई फोरम से इस बात को कहा है कि भारत का जो राइज़ है, भारत का जो तरक्की है, उसको दुनिया ने द वर्ल्ड टेक्स इट विद अ स्माइल, व्हेन चाइना राइजेस पीपल सी इट विद अ सस्पिशन,
कि कहीं ना कहीं ये अथॉरिटेरियन रिजीम है और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को या मैनकाइंड को कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचा सकती है। और जैसा कि अभी अभी हम लोगों को देखने में भी आया, कोरोना वायरस में उनका जो व्यवहार है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा, या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन्होंने बहुत बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि उन्होंने बाद में बहुत सारे एक्शंस लिए, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने इटली में एक मिशन भेजा अपने डॉक्टर्स का कि वहाँ पर जो कोविड-19 जो पेशेंट हैं उनको वो ट्रीट कर सके। बहुत से कंट्रीज़ को उन्होंने जो किट्स हैं वो प्रोवाइड की, डायग्नोस्टिक किट्स प्रोवाइड की, मास्क दिए, मेडिसिन्स दिए। तो इस तरह से उन्होंने ये प्रयास करने का देखने की कोशिश की कि कुछ ना कुछ वो अपनी इमेज को फिर से सुधार सकें। लेकिन बाई एंड लार्ज जो स्थिति है वो यही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को एक्सेप्ट करती है, या बाई एंड लार्ज ये एक परसेप्शन है। अगर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा जैसे कहना चाहिए एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक जनरल परसेप्शन है कि जो कोरोना वायरस है इसमें चाइना की जो भूमिका है वो एक ज़िम्मेदार देश की भूमिका नहीं रही है। और स्पेशली अमेरिका ने इसके ऊपर हमेशा चाइना के ऊपर आक्रमण किया है। हालांकि जब हम लोग अमेरिका की इसका स्टैंड देखते हैं, जैसे इस समय वो बात कर रहे हैं कि वो चाइना से इकोनॉमिक डीकपलिंग की बात कर रहे हैं कि जो उनकी अर्थव्यवस्था का चाइना के साथ जो इंटीग्रेशन है, जो एक बहुत लंबा इंटीग्रेशन है, यानी नियरली ये जो इंटीग्रेशन है ये 1970s लेट 1970s से शुरू होता है। तो अब ये मान लीजिए कि करीब करीब 40 साल का इंटीग्रेशन है। और चाइना जो है वो अमेरिका का बहुत बड़ा उनको कर्ज देने वाला भी देश है। और चाइना की भी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो अमेरिका की मल्टीनेशनल्स की वजह से ही जो है वो बहुत आगे बढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में चाइना से डिसइंटीग्रेट कर पाना, चाइना से अलग हो पाना, डीकपल हो पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगी दोनों देशों के लिए। एक्चुअली डीकपलिंग का ये काम जिसकी बात अब ट्रम्प कर रहे हैं, चाइना ऑलरेडी शुरू कर चुका है। बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है, BRI जो है, वो इसी डीकपलिंग का एक उदाहरण है। जब ये चाइना ये चाहता है कि वो उसके अपने रूट्स हों, उसके अपने ट्रेड लिंकेजेस हों, वो बहुत सारे अपने कंट्रीज़ के साथ जो है वो जुड़ना चाहता है ट्रेड के उससे, और वो जो अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके लिए वो इंटरनेशनल मैन्यूवरेबिलिटी तैयार करना चाहता है कि उनके अलग अलग जगह पर स्टेशंस हों, अलग अलग जगह पर वो जा कर के अपने ऑपरेशंस जो हैं उनको वो अंजाम दे सकें। और साथ में चाइना ट्रेड से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वो कर रहा है, उन स्टैंडर्ड्स को, इंटरनेशनल नॉर्म्स को दुनिया को स्वीकार कराने का भी प्रयास अपने BRI से कर रहा है। जबकि हालांकि BRI को बहुत बड़ा झटका इस समय अब लगने वाला है। हालांकि चाइना यही दिखा रहा है कि उसको कोई झटका नहीं लगा है। जो उनकी हाल की एक्टिविटीज़ ताइवान स्ट्रेट में रही, साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी में रही हैं, या वो इस समय जो लद्दाख में कर रहे हैं, या नेपाल को जो वो इंस्टिगेट करके लिपू लेक और काला पानी के जो इश्यूज़ हैं जो पॉलिटिकल मैप पर, उनको वो उठाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार, उनको उससे इंडिया को ट्रबल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चाइना ये शो करना चाहता है कि वो बिल्कुल स्टेबलाइज है और उसमें वो स्ट्रेंथ है, वो एक ग्लोबल लीडर का रोल प्ले करना चाहता है। तो ऑन द अदर हैंड जब अमेरिका इकोनॉमिक डीकपलिंग की बात करता है, तो अब अमेरिका का एक जो नया प्रस्ताव इधर आया है वो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नेटवर्क का प्रस्ताव। और ये जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नेटवर्क है, इसमें अमेरिका जो लाइक माइंडेड इकोनॉमीज़ हैं, लाइक माइंडेड जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, डेमोक्रेसीज़ हैं, उनको साथ लेकर के चलना चाहता है। कंसोर्शियम ऑफ डेमोक्रेसी को साथ लेकर के चलना चाहता है, जिसमें भारत का भी एक स्थान है। और वो अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन्स को रीजिग करना चाहते हैं, रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। वो फिर से अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बनाना चाहते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स बहुत सारे जो हमारे छात्र हैं वो इसको अभी उतनी अच्छी तरह से इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं हुई, जबकि अब ये हाल के समय में शोध का एक नया विषय के रूप में उभर करके सामने आया है पॉलिटिकल इकोनॉमी के एरिया में। क्योंकि जो भी ग्लोबल सप्लाई चेन है उनका अपना जियोपॉलिटिकल एक इम्प्लीकेशन है, जियोपॉलिटिकल महत्व है। तो साथियों, ग्लोबल सप्लाई चेन को जो रीऑर्गेनाइज करने की बात है, रीजिग करने की बात है, रीओरिएंट करने की बात है, या जो MNCs के बिजनेस मॉडल को रीओरिएंट करने की बात है, ये सारे ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि जो इकोनॉमिक नेटवर्क की बात अमेरिका कर रहा है।
उसमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नेटवर्क की बात जो अमेरिका कर रहा है उससे आने वाले हैं। तो इसमें इससे रिलेटेड भारत में अपनी विदेश नीति को भी भारत को फिर से रीओरिएंट करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने अगर क्रिएट होती है तो ये पर्सनैलिटी के ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी कैसे, इसको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। देखिए मित्रों, एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चाइना के साथ की नियरली 20% जो पॉपुलेशन है दुनिया की, वो चाइना में रिजाइड करती है। 18.47 का उसका परसेंट है। तो किसी भी ग्लोबल फोरम पे, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो या यूनाइटेड नेशंस हो, अगर चाइना को हम हटा देते हैं तो उसका जो परिणाम है वो परिणाम ये है कि फिर लेजिटिमेसी का, एक वैधानिकता का संकट इकट्ठा हो जाएगा कि लगभग 1/5वीं आबादी जो है वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन इस समय चाइना के ऊपर इतना प्रेशर है, न सिर्फ प्रेशर उन देशों का है जहां कोरोना वायरस की वजह से एक हैवॉक की कंडीशन पैदा हो गई, बल्कि अमेरिका जो है वो कंसिस्टेंटली चाइना के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। क्योंकि जो बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं अमेरिका की, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक है, इस तरह की जो कंपनीज हैं जिनका जो टर्नओवर है वो बिलियंस डॉलर है पूरे ईयर में, और उससे चाइना की अर्थव्यवस्था को जब ये प्रोडक्शन चाइना में करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये अगर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अपने को चाइना से अलग कर लेंगी और ये जब अपनी प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है या जो अपना ग्लोबल सप्लाई चेन है वो अमेरिका के शोर्स के, अमेरिका के तटों के समीप ही कहीं ना कहीं बना लेंगी, तो वैसी स्थिति में भविष्य में चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि चाइना ने जो अपना मिलिट्री बैकअप तैयार किया है उसकी बहुत बड़ी वजह ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस थी जिन्होंने चाइना में रह करके प्रोडक्शन किया। यानी वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड का जो चाइना का स्टेटस है वो बहुत तेज़ी से हाल के समय में डिक्लाइन किया है और भविष्य में भी ये डिक्लाइन करेगा। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो नेटवर्क की बात है, ये जो ट्रम्प बार बार कह रहे हैं, ये भी बड़ा एक मर्क्यूरियल कॉन्सेप्ट है आज के समय में, और ये बहुत कुछ निर्भर करता है इस बात पे कि 2020 नवंबर में जो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है उस चुनाव में ट्रंप की क्या स्थिति होती है। और केवल यही नहीं, बल्कि ये भी देखने की बात होगी, महत्वपूर्ण बात होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप को हरा करके जो डेमोक्रेट्स हैं वो अमेरिका की सत्ता में आ जाते हैं। अगर वो अमेरिका की सत्ता में आ जाते हैं, जैसा चाइना ने भी कहा कि बहुत सारी बातें अमेरिका इसलिए कह रहा है कि वो उसको अपने फेलियर्स को छुपाना है। क्योंकि देखिए एक बात तो बहुत तय है, जब हम फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस को लीडरशिप के लेवल पे देखते हैं, तो मैं किसी बायस की वजह से इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो लीडरशिप का लेवल शो किया है वैसा दुनिया में कोई शो नहीं कर पाया, वैसा दुनिया में कोई नहीं दिखा पाया। समय पर उन्होंने समस्या को पढ़ा, समस्या को समझा और समस्या के निदान के लिए बड़े स्मार्ट मेजर्स लिए, और इसी की वजह से आज पूरी दुनिया इस बात को लेकर हैरान है कि किस तरह से 130 करोड़ की आबादी वाले देश में सीमित स्वास्थ्य संसाधनों के साथ भारत कोरोना वायरस से लड़ने की इसमें सफल रहा है अभी तक के समय के उसके हिसाब से। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लीडरशिप है जो आज के समय में इंडिया के पास है। इससे इंडिया की सॉफ्ट पावर को भी बहुत बल मिला है। चाहे आप गैलप पोल ले लें, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स ले लें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स ले लें, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ले लें, सब में जो भारत के मेजर्स हैं, भारत के जो स्मार्ट मेजर्स हैं स्पेशली, इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई है। तो ये जो लीडरशिप का वेरिएबल है जब हम फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस करते हैं तो इसमें ये प्रतीत होता है बहुत साफ कि भारत का जो पलड़ा है वो बहुत ज़्यादा भारी है दुनिया के और देशों में। क्योंकि कहीं ना कहीं से ट्रंप के ऊपर ये आरोप लगता है, इंग्लैंड में उनके प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप लगता है कि आप कोरोना को ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाए, या चाइना के जो शी जिनपिंग हैं, उनके ऊपर आरोप लगता है कि आपने दुनिया को सही तरह से इसकी सूचना नहीं दी। जबकि भारत की तरफ विश्व जो है वो आशा की दृष्टि से देखता है, सद्भावना की दृष्टि से देखता है कि बड़े पैमाने पर करीब 100 देशों को भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा की सप्लाई की, और साथ में जब उसने इवैक्यूएशन किया अपने नागरिकों को, वो दूसरे देशों से लेकर के आए, तो अन्य देशों के भी नागरिकों को उन्होंने कोरोना की इस स्थिति में इवैक्यूएट किया और उनके देशों में तक पहुंचाने का, छोड़ने का काम किया।
साथियों, एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो सार्क के लेवल पर प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क कोविड-19 फंड क्रिएट करने की बात कही है, और ये बहुत स्पष्ट करता है कि रीजनल लेवल पर भी जो इंडिया एक लीडरशिप जो प्रोवाइड करना चाहता है या सार्क की कंट्रीज़ को साथ लेकर के आना चाहता है ये एक प्लेटफॉर्म पे, इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी सफल हुए। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे और सारी चीज़ों को देखते हैं, तो फिर जब अमेरिका के इकोनॉमिक डीकपलिंग की बात चाइना से करते हैं, तो चाइना को स्ट्रेट अवे ये लगता है कि इस इकोनॉमिक डीकपलिंग का जो सीधा फ़ायदा है वो फ़ायदा भारत को मिलेगा। यानी वो बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो चाइना को छोड़ेंगे वो भारत में जा सकते हैं, या भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा, या वो नेतृत्व करेगा। नेतृत्व की क्षमता भारत के पास ही है, और वो सभी फॉरेन पॉलिसी में उसके वो सभी वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जिससे कि जो विश्व समुदाय है वो भारत की तरफ हमेशा आकर्षित होता है और भारत की तरफ एक आशा की नज़र से देखता है। साथियों, जब अमेरिका चाइना के साथ इकोनॉमिक डीकपलिंग की बात करता है, तो एक प्रेशर जो होता है वो इनडायरेक्ट प्रेशर भारत के ऊपर भी आता है। यानी अगर भारत चाइना को रिप्लेस करने, या अगर ऐसा दुनिया के सामने परसेप्शन है कि भारत चाइना को रिप्लेस करेगा, हालांकि भारत का जो नेतृत्व है वो ये कहता है कि हमारे जो प्लस पॉइंट है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हम उन पे काम कर रहे हैं। चाइना के जो प्लस पॉइंट हैं, चाइना की जो स्ट्रेंथ है, वो चाइना अपना काम कर रही है। दोनों स्मार्ट प्लेयर्स हैं, दोनों अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं। लेकिन ये सचमुच एक ऐसा समय आ गया है जब ऐसा लग रहा है कि भारत इस कोविड-19 क्राइसिस के बाद अगर अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक तरह से इम्प्रूव कर लेगा। देखिए मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र को अपने लिए स्वयं खड़ा होना होता है। जो दूसरे राष्ट्र हैं वो ऐसी परिस्थितियां जनरेट कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो, लेकिन अंत में अपनी जो लड़ाई है वो भारत को स्वयं लड़नी है, जिसको कि वो सफलतापूर्वक लड़ रहा है। तो ये जो डीकपलिंग है, इकोनॉमिक डीकपलिंग है जो अमेरिका चाइना के साथ कर रहा है, इसका प्रभाव ये है कि चाइना, आपने हाल के समय में देखा होगा कि लद्दाख बॉर्डर जो प्योंगयांग लेक है उसके ऊपर जो है स्कर्मिशेस शुरू हो गई हैं, मुठभेड़ शुरू हो गई हैं, आपसी जो विवाद है क्षेत्रफल को लेकर के वो शुरू हो गया है दोनों देशों के बीच में। और ये ऐसा नहीं है कि ये स्पॉन्टेनियस है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये रचा गया है, और इसको एक बहुत सोची समझी रणनीति के अंतर्गत चाइना इसको अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इसकी जो साइमल्टेनियसली आप देखते हैं कि नेपाल भी कुछ उसी तरह की बातें कर रहा है, या पाकिस्तान की तरफ से भी जो इधर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम देखते हैं कि फिर से इजाफा हुआ है। तो ये जो एक नया नेक्सस तो नया नहीं है, लेकिन जो अभी ये नेक्सस एक्टिव हुआ है बीजिंग, इस्लामाबाद और काठमांडू के बीच में, इसको नई दिल्ली कैसे टैकल करता है। अमेरिका ने ऑलरेडी विज़ावी चाइना ये खुल के भारत को सपोर्ट किया है कि जो चाइना की साउथ चाइना सी में एक्टिविटी है, या ईस्ट चाइना सी में एक्टिविटीज़ हैं, ताइवान स्ट्रेट में एक्टिविटीज़ हैं, या लद्दाख में जो ये एक्टिविटीज़ हैं, ये एक बहुत ही एग्रेसिव पॉस्चर है जिसको अमेरिका क्रिटिसाइज़ करता है। और ये समय साथियों मित्रों, इस समय ऐसा है जबकि इस तरह की जो गतिविधियां हैं, अगर उनको ना करके बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोविड-19 को ख़त्म करने में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, या ज़्यादा ध्यान दे, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन एक जो सभी राष्ट्रों के सामने एक जो बड़ा प्रश्न होता है वो ये है कि कोविड-19 के बाद जो दुनिया का स्वरूप होगा उसमें वो राष्ट्र कहाँ खड़ा होगा, और सभी को इस बात की चिंता है। यही स्थिति थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। सोवियत संघ और अमेरिका साथ लड़ रहे थे, लेकिन दोनों को इस बात की चिंता थी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद उनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफरेंट आइडियोलॉजीज को बिलोंग करते थे। तो कोविड-19 के बाद चाइना कहाँ खड़ा होगा, अमेरिका कहाँ खड़ा होगा, भारत कहाँ खड़ा होगा, रूस कहाँ खड़ा होगा, ये चिंता व्यक्तिगत रूप से इन सारे देशों को भी है। और इसी के लिए ये अपनी जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव्स हैं, डिप्लोमेटिक जो पॉस्चर्स हैं, उनको बराबर ट्राई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, नए परमिटेशन, नए कॉम्बिनेशन के साथ लेकर के आ रहे हैं कि क्या इससे उनको कोई फ़ायदा हो सकता है, या किस तरह से परिस्थितियां बदलती हैं तो कौन सा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव या कौन सा डिप्लोमेटिक पॉस्चर जो है वो उनको फ़ायदा देने वाला होगा।
अमेरिका की तरफ से जो चाइना का विरोध है वो उसका एक जो जैसा मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि चाइना का बराबर या बहुत सारे देशों का ये बराबर इस बात को कहना है कि पॉपुलिस्ट नेशनलिज्म की जो पॉलिसी है उसको ट्रम्प फॉलो कर रहे हैं, और ये बहुत सीधा सीधा जो रिलेटेड है वो उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से है, या वो इस बात पे पर्दा डालना चाहते हैं कि जो कोविड जो पेंडेमिक है उसको लड़ने के लिए अमेरिका की जो नीतियां हैं, जो अमेरिका के प्रयास हैं, वो बहुत सफल नहीं रहे या बहुत अच्छे नहीं रहे। लेकिन जब हम लोग वीपो का जिक्र करते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करते हैं, तो उसकी चेयरमैनशिप के लिए या प्रेसिडेंटशिप, उसका जो नॉमेनक्लेचर है उसके लिए अमेरिका ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि एनीवन बट चाइनीज़, किसी चाइनीज़ को वो उस ऑर्गेनाइजेशन को हेड नहीं करने देंगे, क्योंकि वीपो जो है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डील करता है, और जो वर्ल्ड लेवल पे टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे वो डील करता है, और कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी की जो मिल्कियत है वो किसके पास होगी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कि वीपो डिसाइड करता है। यही नहीं, WHO में अमेरिका ने बराबर ताइवान को एक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में मान्यता दिलाने की प्रयास किया। जैसा आप जानते हैं कि ताइवान एक तरह से चाइना का एंटीथेसिस है, और इसकी वजह से जो समस्या है वो ये है कि अगर ताइवान आ जाता है WHO में तो ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कूटनीतिक हार होगी चाइना की, और एक बड़ी एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो सदस्य है वो उसका जो अध्यक्ष है वो भारत बना है हाल में WHO में, और हमारे जो मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन वो उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। तो ये बहुत सारी डिप्लोमेटिक जो विक्ट्रीज़ हैं वो इंडिया को इधर मिली हैं। लेकिन इंडिया को ये भी देखना है कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नेटवर्क है वो ऐसा ना हो कि भारत से ज़्यादा उसका फ़ायदा अमेरिका को मिले। भारत को किसी भी चीज़ को ज्वाइन करने के पहले हित हैं, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं या जो उसकी फॉरेन पॉलिसी की वैल्यूज़ हैं उनको ज़रूर देखना होगा कि वो फॉरेन पॉलिसी की जो वैल्यूज़ हैं वो ठीक से पूरी हो रही हैं या नहीं पूरी हो रही हैं। मित्रों, एक जो और महत्वपूर्ण विषय है वो इस संदर्भ में ये है कि चाइना, जैसा हमने आपसे डिस्कस किया अभी, कि जो ट्रेड वॉर है यूएस और चाइना के बीच में, जो इकोनॉमिक डीकपलिंग या डीलिंकिंग की बात है, इसके अलावा जो ट्रेड वॉर चल रही है जो कि इसी इकोनॉमिक डीकपलिंग का एक भाग है, इस ट्रेड वॉर ने भी एक बड़ा विभत्स रूप ले लिया है, और इसको बराबर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो ये दिखाना चाहते हैं अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को कि किस तरह से ये जो ट्रेड वॉर है ये एक बड़ा बदलाव चीन की या अमेरिका की जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें लाने के जा रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आपको कि जो ट्रेड है यूएस और चाइना के बीच में वो 2018-19 में 50% डिक्लाइन कर गया है। तो ये जो डिक्लाइन है 2018-19 का ये बड़ा डिक्लाइन है, और अब ये देखना है कि 19 और 20 और 21 में जो ये डिक्लाइन है ये कहाँ तक जाता है। अमेरिका की तरफ से बहुत सारे जो चाइनीज़ पत्रकार हैं, जो उनके ऑफिशियल करस्पॉन्डेंट्स हैं, उनको एक्सपेल किया गया है। फावी जिसका प्रोनाउंसिएशन है, जिसका स्पेलिंग HUAWEY होता है, उसके भी जो ऑपरेशंस हैं उस पर भी अमेरिका ने रोक लगाने का प्रयास किया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अमेरिका निरंतर ये प्रयास कर रहा है कि वो कैसे चाइना को शन करे। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में जो दोनों देशों के बीच में सहयोग है वो इतना इंटेंस है। जैसे अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि चाइना में पढ़ने वाले सब विदेशी जो छात्र हैं उनमें सबसे बड़ा प्रतिशत जो है वो चाइनीज़ है, चाइनीज़ ओरिजिन के लोग हैं या अभी भी वो चाइनीज़ नेशनल हैं। इसी तरह नासा में काम करने वाले जो बहुत बड़ी संख्या में वैज्ञानिक हैं वो चाइना के हैं। तो चाइना और अमेरिका को डीलिंक कर पाना भी एक आपस में एक दूसरे से अलग हो पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उससे केवल ये नहीं है कि चाइना को ही नुकसान होगा, उससे अमेरिका को भी जो है इक्वल नुकसान होगा। और
क्या इन सब का फ़ायदा भारत को मिलता है, ये भारत की अपनी डिप्लोमेटिक पॉस्चरिंग पे डिपेंड करेगा। हम अपनी अर्थव्यवस्था को कितनी जल्दी से जल्दी फिर से पटरी पे ला सकते हैं, दौड़ा सकते हैं, इस पर निर्भर करेगा। लेकिन भारत एक विश्व गुरु के रूप में उभरेगा, इसकी अब पूरी की पूरी संभावना जो है, ये ऐसा लग रहा है कि अब उसके लिए एक बहुत आदर्श स्थिति, आदर्श परिस्थिति बन गई है। अब बस ये केवल देखना है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी जल्दी से जल्दी पटरी पर आती है, क्योंकि बिना अर्थव्यवस्था के पटरी पर आए हुए हम बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस को या बहुत बड़े अन्य, अगर हमें कहीं पे किसी की सहायता करनी है या और अगर हमें इंटरनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई लोन देना है या इस तरह का कोई उनको सपोर्ट करना है, तो वो एक बिना एक बड़ी अर्थव्यवस्था के हम वो काम नहीं कर सकते। साथियों, हाल में चाइना ने अपना जो मिलिट्री पॉस्चर है उसको बहुत ज़्यादा उसमें ऑफेंसिवनेस लेके आए और वो एक तरह से अपनी स्ट्रेंथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को शो करना चाहते हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से उनके ऊपर कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वो आज भी स्टेबलाइज हैं, उनकी मिलिट्री पूरी तरह से स्टेबलाइज है, इसीलिए वो ताइवान स्ट्रेट में ताइवान को इंटिमिडेट कर रहे हैं। परसल आइलैंड्स के आसपास वो वियतनाम को डराने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से वो लद्दाख में भारत के साथ स्कर्मिशेस उनकी हो रही हैं। फिर एक जो नेपाल का फैक्टर मैंने आपसे चर्चा किया, या पाकिस्तान का जो फैक्टर है, तो ये सारे जो डिप्लोमेटिक पॉस्चर्स हैं वो चाइना के, वो ये शो कर रहे हैं कि चाइना किसी भी तरह से वो ये प्रोजेक्ट करना चाहता है कि वो किसी भी तरह से वीक नहीं है, उसमें अभी भी स्ट्रेंथ है, उसमें अभी भी स्टेबिलिटी है। और यहाँ तक कि मियाको स्ट्रेट में उन्होंने ताइवान के निकट तो अपनी बहुत आधुनिक पनडुब्बियों को वो लेकर के वहाँ गए और लगभग वो ताइवान के जल के, जहाँ से ताइवान का अंतर्राष्ट्रीय जल शुरू होता है, वो वहाँ तक भी पहुँचे। और उसके बाद फिर लगभग वैसा ही जवाब अमेरिका ने भी उनको दिया। अमेरिका और जापान की जो नेवल फ्लीट्स थे वहाँ पर उन्होंने मार्च किया और वो क्रूज़ किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने चाइना को इस तरह से जवाब देने का प्रयास किया। हांगकांग की उसमें आपने देखा होगा कि वो हांगकांग से रिलेटेड, मकाऊ से रिलेटेड ऐसे रेजोल्यूशंस लेकर के आना चाहते हैं, ऐसे प्रस्ताव लेकर के आना चाहते हैं जिससे कि ये दोनों देश जो हैं वो डेमोक्रेटिक, स्पेशली जो हांगकांग है वो डेमोक्रेटिक कंट्री ना रह जाए। तो ऐसा नहीं है कि चाइना के ऊपर प्रेशर नहीं है, हांगकांग का एक बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर है, मकाऊ का एक बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर है। लेकिन चाइना को जो रेस्क्यू करने वाले एक जो एक्सेस है जो चाइना को सपोर्ट कर रही है, अगर पाकिस्तान और नेपाल को आप हटा दें तो वो एक्सेस है नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना की। ये तीनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं। अभी हाल के समय में रशिया की तरफ से ये बयान भी आए कि रशिया की तरफ से ये बयान भी आए कि चीन का जो अमेरिका विरोध कर रहा है वो विरोध ठीक नहीं है। लेकिन भारत के भी जो रूस के साथ संबंध हैं वो बहुत अच्छे संबंध हैं, और मुझे नहीं लगता है कि जो लद्दाख में गतिविधियां हो रही हैं उसको किसी भी तरह से रूस सपोर्ट करेगा। जो यूरोप के अधिकांश देश हैं उन्होंने चाइना को क्रिटिसाइज़ किया है, वो चूँकि नाटो के अधिकांश देश सदस्य हैं इसलिए वो अमेरिका के साथ भी हैं। लेकिन अभी बहुत खुल करके, जैसा कि ट्रंप बोल रहे हैं चाइना के अगेंस्ट, वैसा इन कंट्रीज़ ने नहीं बोला है। ऑस्ट्रेलिया ने बोला है, जापान ने बोला है, कहीं कहीं WHO के अंदर भारत ने भी इस बात को कहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी इससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। ओवरऑल जो चाइना का जो अभी इधर लद्दाख में किया या ताइवान स्ट्रेट में किया, ये अपनी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को प्रोजेक्ट करने के लिए वो साउथ चाइना सी में इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने जस्ट अभी आपको बताया। एक और जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि हाल के समय में अमेरिका ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसका कि मीडिया में भी जिक्र किया, मैंने देखा 1-2 मीडिया चैनल्स ने, और मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा। और इस रिपोर्ट का शीर्षक है US स्ट्रेटजिक अप्रोच टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इस अप्रोच में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अमेरिका के क्या गोल्स हैं,
अमेरिका को चीन से किस प्रकार के चैलेंजेस हैं, किस प्रकार के का खतरा है, और इस चैलेंजेस से निपटने के लिए अमेरिका क्या करेगा और किस प्रकार के इम्प्लीमेंटेशंस करेगा। तो देखिए, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अमेरिका ने इस बारे में अपनी नाराज़गी व्यक्त की है कि जब उन्होंने चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाना शुरू किया, तो इस आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में उनका एक ये मानना था कि चीन धीरे धीरे लिबरल इकोनॉमी के वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अमेरिका ने इस रिपोर्ट में ये कहा है कि चीन ने उन्हीं लिबरल इकोनॉमी के वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया जिससे उनका फ़ायदा था। वो WTO के सदस्य बने और WTO के सदस्य बनने पर उनको बहुत सारे फ़ायदे भी हुए, और इस फ़ायदे हुए और उसके साथ जहाँ जहाँ पर WTO के जो रूल्स थे वो कमज़ोर थे, उसका उन्होंने पूरी तरह से फ़ायदा उठाया। यहाँ तक कि क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ में भी चाइना ने बहुत सारे फ़ायदे उठाए। तो अमेरिका का ये कहना है कि जिन फॉरेन पॉलिसी वैल्यूज़ या इकोनॉमिक वैल्यूज़ वो चाहते थे कि वो डेवलप हों चाइना में, वैसा चाइना डेवलप नहीं कर पाया। रिपोर्ट में भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान तथा आसियान राष्ट्रों के साथ अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में पार्टनरशिप कर रहा है और आगे भी करेगा, इस बात पर बल दिया गया है। रिपोर्ट में चीन से आर्थिक चुनौतियों, मूल संबंधित चुनौतियों और सामरिक चुनौतियों का जिक्र किया गया है। आर्थिक चुनौतियों में WTO, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की चोरी, ट्रेड सीक्रेट्स की चोरी चीन द्वारा, एडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। चीन हमेशा ये कहता है कि वो विकासशील देश है, लेकिन अब वो एक स्टेबल इकोनॉमी है। अमेरिका का बराबर ये कहना है कि अब आप एक स्टेबल इकोनॉमी हैं और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को जो फ़ायदे मिलते हैं उनको आप जो है अब लेने की बात मत करिए। बराबर अमेरिका की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने ट्रेड सीक्रेट्स की चोरी का इल्ज़ाम चीन के ऊपर लगाया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की चोरी का इल्ज़ाम चीन के ऊपर लगा है, और ज़बरदस्ती टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कराने का भी आरोप चीन के ऊपर अमेरिका की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने किया है। और यहाँ तक कि नॉन टेरिफ बैरियर्स को भी, यानी वो बैरियर्स जो कि नॉन टेरिफ्स हैं, जैसे चाइल्ड लेबर हुआ, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, या इस तरह के और भी बहुत सारे बैरियर्स हैं। अब कोरोना वायरस बैरियर भी बहुत जल्दी आ जाएगा जो चीन के ऊपर लगेगा। तो ऐसे बैरियर्स का भी चाइना ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और चाइना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चाइना की कोअर्सिव मिलिट्री एक्टिविटीज़ येलो सी में, ईस्ट सी में, साउथ चाइना सी, जैसा मैंने आपको बताया, ताइवान स्ट्रेट, साइनो इंडिया बॉर्डर, इन सब पे लगातार अब इधर हाल के समय में बढ़ती चली जा रही हैं। और इन एक्टिविटीज़ की वजह से एक नई चुनौती अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, अंतर्राष्ट्रीय समाज के सामने खड़ी हुई है, जो कि अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ये कह करके उसकी आलोचना की है। जैसे आपने देखा कि इटली एक उनका इम्पॉर्टेंट पार्टनर था BRI में, और इटली जो है वो कोरोना वायरस से वो वर्स्ट हिट स्टेट यूरोप में माना गया, जबकि उनकी जो हेल्थ रिलेटेड इंडेक्स है, हेल्थ सिक्योरिटी की जो इंडेक्स है, वो बहुत ऊपर है। शायद इटली सेकेंड या थर्ड नंबर पे हेल्थ सिक्योरिटी के मामले में रहा है, और उसके बाद भी हज़ारों लोग इटली में मारे गए कोरोना वायरस की वजह से। तो ये जो इनका BRI प्रोजेक्ट है, ये चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, चाइना के जो ट्रेड सीक्रेट्स की चोरी है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, IPR की जो चोरी है, ये सब जो चाइनीज़ नॉर्म्स हैं, इनको एक्सेप्ट कराने के लिए अमेरिका का ये कहना है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनेंगे, तो फिर चाइना जो कर रहा है, उसकी जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, वो धीरे धीरे ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्ट होती जाएंगी। और जब वो ग्लोबल लेवल पे BRI में एक्सेप्ट हो जाएंगी, तो धीरे धीरे फिर ये प्रेशर बनेगा कि उनको WTO के अंदर भी एक्सेप्ट किया जाए, या WTO में ना किया जाए तो जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं उनमें जो है उनको वो मान लिया जाए, उनको एक तरह से लेजिटिमेसी मिलती चली जाएगी।
और इसका जो सबसे बड़ा जो सिंगल रिप्लाई अमेरिका दे रहा है, देना चाहता है, वो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नेटवर्क से। अगर ये प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नेटवर्क जो है ये चाइना की अर्थव्यवस्था पे, चाइना के ट्रेड लिंक्स पर, चाइना की ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है। अब आने वाले समय में ये हमारे सामने ये बातें आएंगी कि इसका विन्यास क्या है, कैसे ये जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, कैसे ये पावर पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, अमेरिका कैसे चाइना को शन करता है, कैसे चाइना को आइसोलेट करता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो आने वाले समय में और क्लियर होंगे। लेकिन एक बात तो तय है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि लोकल ने हमें इस क्राइसिस से बचाया है, तो बहुत सारे कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया जो फास्ट ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड था, यानी धीरे धीरे करके जो अर्थव्यवस्था तेज़ी से अब ग्लोबलाइज होती चली जा रही थी, उस पर एक ब्रेक लगेगा और जो लोकल है उसको ज़्यादा महत्व मिलेगा। और इसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे, इंक्लूडिंग इंडिया की जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो उस पर पड़ेगा। अगर इसका एक बड़ा झटका चाइना को लग रहा है तो ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मौका होगा। और ये मौका निगेटिव सेंस में नहीं बल्कि पॉजिटिव सेंस में, कि अगर कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन चाइना को छोड़ना चाहता है अपने प्रोडक्शन के लिए, या चाइना का वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड का जो स्टेटस है वो डिक्लाइन करता है, तो क्या ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन धीरे धीरे भारत में अपना प्रोडक्शन का काम जो है वो शुरू कर सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन भारत की जो विदेश नीति या भारत की के जो राजनीतिक मूल्य हैं और जो हमारा विश्व गुरु बनने का सपना है, इसको धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस स्तर पर स्वीकार किया है कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, भारत एक जिम्मेदार देश है। और हमारा जो राइज है उसको लोगों ने एक स्माइल के साथ एक्सेप्ट किया है कि अगर इंडिया राइज कर रहा है तो इससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो इससे प्रसन्न ही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रसन्नता ही है अगर भारत राइज कर रहा है। भारत के राइज के साथ किसी भी तरह का सस्पिशन नहीं जुड़ा हुआ है, जैसा कि चाइना के राइज के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण अवसर है जब विश्व गुरु के रूप में या भारत विश्व को एक रास्ता दिखा सकता है। मान लीजिए विश्व गुरु तो एक नॉमेनक्लेचर हो गया जिसको हम लोग जिसकी बात भारत में करते हैं। इसको और आसान शब्दों में कहें तो भारत अंतर्राष्ट्रीय समाज को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक रास्ता दिखा सकता है। एक बहुत सशक्त नेतृत्व भारत के पास है इस समय, जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय समाज में एक्सेप्टेंस है, एक लेजिटिमेसी है। लोग स्वीकार करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, उनके नेतृत्व को, उनके सशक्त नेतृत्व को। और दुनिया के अधिकांश देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के, अधिकांश देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के एक बहुत प्रगाढ़ व्यक्तिगत संबंध है। और ये प्रगाढ़ जो व्यक्तिगत संबंध हैं, ये भी संबंधों में विश्वसनीयता पैदा करते हैं, जिसका कहीं ना कहीं लाभ निश्चित रूप से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में मिलता है। तो ये एक बहुत ही सही समय है भारत के लिए, जबकि भारत विश्व को भी बहुत सारी बातें दिखा सकता है। वो अपने कृत्यों से ऑलरेडी दिखा रहा है किस तरह से हमने कोरोना वायरस को कंट्रोल किया, और काफ़ी हद तक हम सफल रहे हैं। बीच में थोड़ी इस समय भी जैसे थोड़ा सा उसका रेट इंक्रीज़ किया है। और ये नेतृत्व के अलावा जो हमारा एक बहुत बड़ा जन समुदाय है, उसने भी जो एक बहुत जिम्मेदारी वाली भूमिका, कुछ लोगों को छोड़ करके जिम्मेदारी वाली भूमिका जो निभाई है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि हाँ, निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत एक बड़ी विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। और इसके साथ ही मैं अपने उद्बोधन को यहाँ पर विराम देता हूँ। और यदि आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे या कुछ इस तरह का होगा तो उनको आप लिख सकते हैं, लिख करके पूछ सकते हैं, मैं उनको जवाब दूंगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ संकाय अध्यक्ष हमारे प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी को कि उन्होंने ये ई वेबिनार का, ये लाइव का, फेसबुक लाइव का ये मंच बनाया
जिससे कि बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें कहीं और इससे बहुत सारे जो हमारे छात्र हैं वो लाभान्वित होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि रिकॉर्ड हो गई फेसबुक के ऊपर और इस लेक्चर को वो कभी भी ट्यून इन करके सुन सकते हैं और इससे उनको जो नया पर्सपेक्टिव मिलता है, छात्र भी पढ़ रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, शोध इत्यादि का काम, लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है कि उनको कोई नया पर्सपेक्टिव मिल सकता है इस लेक्चर से, तो वो निश्चित रूप से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो समाज विज्ञान संकाय को, उसके संकाय अध्यक्ष को, प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी, संकाय अध्यक्ष को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सभी श्रोताओं को जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला, आप आए और आपने इसको ट्यून इन किया, सुना, इसको लॉग इन किया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप नमस्कार।